स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मॉब लिंचिंग पर फांसी, देश के खिलाफ बोलने पर जेल, क्रिमिनल लॉ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, सभापति के अपमान के आरोप और सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले मेरे फोन में सारा वीडियो रिकॉर्ड। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल ने हमास के आगे फैलाया हाथ, बुरे दिन की हो गई शुरुआत। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव 2024 सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ले सकती है चौंकाने वाला फैसला, दो बातों से मिले संकेत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मॉब लिंचिंग पर फांसी, देश के खिलाफ बोलने पर जेल, क्रिमिनल लॉ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी के नेतृत्व में भारतीयता, भारत संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत अमूल चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। बता दें, लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पारित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडिया पेनल कोड जो 1860 में बना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना ही था। उसकी वजह से भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आ गई। बता दें, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आ गई और इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। अमित शाह ने कहा है कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। बता दें, अमित शाह ने कहा है कि 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच के आरोप सही हो या नहीं, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक आप प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। अगर छोटी सजा हो तो 3 दिन के अंदर की एफआईआर दर्ज करनी होगी। सबसे पहले न्याय में समय की कटौती होगी। जिला मजिस्ट्रेट को जो जांच रिपोर्ट देनी होती है तो पहले उसमें कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं था। आतंकियों की जगह सिर्फ जेल में है और आतंकियों के साथ किसी प्रकार की कोई दया नहीं होगी। ये अंग्रेजों के शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। ये आतंकवाद को बचाने की कोई दलील काम नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून का नए भारत में सफाया हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो गई है। 177 धाराओं में बदलाव हुआ है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। चलिए अगली खबर, इजराइल ने हमास के आगे फैलाया हाथ, बुरे दिन की हो गई शुरुआत। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग के 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक युद्ध के समाप्त होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मध्यस्थता के चलते कुछ दिनों तक दोनों के बीच संघर्ष विराम चला और इस दौरान कैदियों की अदला बदली भी हुई। इसके बाद हमास ने कई बार इजराइल से संघर्ष विराम के जारी रखने की अपील की तो इजराइल ने मना कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने हमास से कैदियों को अदला बदली को लेकर संघर्ष विराम फिर से लागू करने की अपील की है। हालांकि हमास ने इजराइल की इस अपील को ठुकरा दिया है। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। बता दें, इसी बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने मंगलवार को संकेत दिया कि उनका देश युद्ध के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को वापस पाने के लिए एक और विदेशी मध्यस्थ वाले गाजा युद्ध विराम में शामिल होने को तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हुजूर ने कहा है कि इस तरह का संघर्ष विराम दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे फलस्तीनी क्षेत्र तक अधिक सहायता पहुंच सकेगी। समाचार एजेंसी ने राजदूतों की एक सभा के दौरान
होर्जंग के हवाले से कहा है कि इजराइल बंधकों की रिहाई की समीक्षा करने के लिए एक और मानवीय विराम और अतिरिक्त मानवीय सहायता के लिए तैयार है। बता दें कि इजरायली राष्ट्रपति ने कहा है कि जिम्मेदारी पूरी तरह से हमास नेता याह्या सिनावर और अन्य हमास नेताओं की है। दूसरी ओर हमास ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान कैदियों की अदला बदली पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो युद्ध विराम को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की पहल का स्वागत करने के लिए तैयार है। बता दें कि न्यूज एजेंसी बासम नईम के हवाले से कहा है कि हम इजरायली बंधकों को अदला बदली को लेकर किसी भी तरह के होने वाले बातचीत की पहल से इनकार करते हैं। हालांकि हम किसी भी पहल के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर आक्रामकता को समाप्त करने और फिलिस्तीनी लोगों की सहायता और राहत प्रदान करने के लिए क्रॉसिंग खोलने में योगदान देता है। बता दें इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के वीटो को रोकने के लिए चल रही बातचीत के बीच एक दिन की देरी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गाजा में लड़ाई रोकने की उम्मीद है और इजराइल के युद्ध में अपनी रणनीति बदलने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ले सकती है चौंकाने वाला फैसला। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये बात पाना मुश्किल है। सियासी गलियारों के जानकार पंडित भी इसमें मात खा जाते हैं। बता दें इसी बीच मंगलवार 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन के चौथी बैठक के बाद अब दो बातों के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर चौंकाने वाला फैसला न ले ले। बता दें ये सवाल इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में हुई चौथी बैठक में भी बहुत कुछ साफ नहीं हुआ। सीटों के बंटवारे पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी फॉर्मूला हो उसका फैसला जल्द से जल्द हो। हालांकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी ये नहीं हो सका जिसकी उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार झटका जरूर लगा होगा। बता दें जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्ष के चेहरे के लिए आगे किया, इसके बाद दिल्ली के सीएम ने भी अपनी सहमति जता दी। नीतीश कुमार ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार सर्वगुण संपन्न है। नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब दूसरी ओर राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इन दोनों बैठकों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। बता दें कि 29 दिसंबर की बैठक के पहले थी, लेकिन कल मंगलवार ही राष्ट्रपति परिषद की बैठक बुला ली गई। बता दें 29 दिसंबर की बैठक पहले से तय थी, लेकिन कल मंगलवार को ही राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस वक्त 99 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय परिषद में 2 सदस्य हैं। नीतीश कुमार के संयोजन बनाने और पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पार्टी की तरफ से कई बार की गई थी। हालांकि नीतीश खुद इनकार करते रहे हैं। अब नीतीश ने जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला लिए जाने की मांग की है।